हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल बेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइट अप द वर्ल्ड। जो आज का टॉपिक है वो है यूपीएससी। तो ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं खुद भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाने की सोची, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं यूपीएससी में जो लोग मिस कर जाते हैं। ठीक है ना। तो फिर उसके लिए वो मिस कर जाते हैं, तो फिर उसी हिसाब से एक मिथ जनरेट हो जाता है कि ये टफेस्ट एग्ज़ाम है और बहुत हार्ड है इसे क्रैक करना। तो उसी चीज़ में मैं बोलना चाहूँगा। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते होंगे कि यूपीएससी स्टार्ट करने से पहले हर कोई बोलता है भाई देख ले एक बार, ठीक है, बहुत हार्ड है, ये है, वो है, पता नहीं क्या क्या मिथ होते हैं इसके बारे में। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी नया जो लड़का या जो भी होते हैं, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले सिलेबस चेक करते हैं। सिलेबस इतना लंबा दिखता है उन्हें, तो वो सोचते हैं हाँ भाई ये टफ है, बिना सोचे समझे कि ये इन इन चीज़ों से तो ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं। जो 12th तक आ चुका है उसके लिए ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस पढ़ना ही तो है। ठीक है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखिए अपनी लाइफ में। जैसे ही आपने ड्रीम चूज़ किया यूपीएससी, अपनी लाइफ में तीन चीज़ों को, डी सी आर, डी फॉर डेडिकेशन, सी फॉर कंटिन्यूएशन और आर फॉर रिपीटिशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने टारगेट तो यूपीएससी चुन लिया है बट वो ब्रेक करके, मैंने 2 महीने पढ़ लिया फिर ब्रेक, फिर 2 महीने पढ़ लिया फिर ब्रेक। ऐसा नहीं। यही गलतियां हैं जो ज़्यादातर उनके एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है यूपीएससी का, और वो फिर सीधे हार्ड में, जो इजी एग्ज़ाम है वो हार्ड बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो 20-21 ईयर्स में ही इसको क्लियर कर लेते हैं, 21-22 ईयर्स में ही क्लियर कर लेते हैं। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा था, एक प्लानिंग थी उनके पास, और वही प्लानिंग उन्होंने पूरे 1 साल या 1.5 साल जितने भी उन्होंने तैयारी करी उसमें फॉलो किया। तो यही सबसे मेन चीज़ है कि कुछ भी हार्ड नहीं है, यूपीएससी भी हार्ड नहीं है। बस हार्ड है तो केवल ये कि आप लोग इधर उधर मतलब डाइवर्ट हो जाते हैं, डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। ये सब चीज़ें ही सबसे हार्ड हैं इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि यूपीएससी हार्ड है। यूपीएससी उस दिन इजी हो जाएगा जिस दिन आप पढ़ना शुरू कर देंगे। आप खुद चेक करिए। आप जब तक कंटिन्यू केवल 2 महीने पढ़िए, उसके बाद आप अगर कुछ भी प्री के मेंस के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। और ये होता है। आप शुरुआत तो करिए, और वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ कि हम भी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि एक वो चलता है कि यूपीएससी में, अब दूसरी चीज़ है जो कि मैं बोलना चाहूँगा कि सिलेबस। लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेबस एक बार दे पढ़ लिया, फिर बुक्स ले आए और पढ़ना शुरू कर दिया बस। मैं बोलता हूँ जैसे आप लोग फेसबुक या मोबाइल यूज़ करते हैं रोज़, तो वैसे ही आपको सिलेबस भी रोज़ देखना है। क्योंकि आपने सबसे पहले सिलेबस ही पढ़ना है, उसे याद करना है। सिलेबस पढ़ लिया तो आपको हर जगह वो चीज़ें दिखने लग जाएंगी कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका न्यूज़पेपर रीडिंग होती है, या आप कहीं भी करंट अफेयर्स किसी भी साइट यूट्यूब चैनल में अगर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको सीधे क्लिक होगा ये तो मेरे टॉपिक में है, आपने स्क्रीनशॉट मार लिया, नोट्स बना दिए, या कहीं भी आपने उसे सेव कर लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जितनी बार, जितनी मॉर्निंग, लगभग मेरे हिसाब से 1 महीने तक तो सिलेबस भी एवरी मॉर्निंग एक नज़र जरूर मारें पूरे सिलेबस में। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो सेट हो जाएगा, और जहाँ भी आपको लगेगा कि ये मेरे काम की है आप टिक करेंगे। ठीक है। तो तीसरा है कि जैसे, अब जैसे तीसरा मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब भी आप यूपीएससी की तैयारी करें, सबसे पहले वाई से शुरू करें। वाई, क्यों। जैसे कि अगर आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, वाई। ठीक है। फिर उसके बाद जब आपने पढ़ना शुरू किया, कभी हिस्ट्री पढ़ी, कभी ज्योग्राफी पढ़ी, पॉलिटी पढ़ी, इन्वायरमेंट पढ़ी, इकोनॉमिक्स, इन सब के वाई ऑफ थिंग्स में जाइए, वाइज ऑफ थिंग्स में जाइए कि ये क्यों हुआ। मतलब कोई अगर आंदोलन हुआ, क्रांति हुई, या कोई भी म्यूटनी हुई, या कुछ भी हुआ, तो वो क्यों हुआ, उसका बैकग्राउंड चेक करिए। हर चीज़ का बैकग्राउंड चेक करेंगे तो आप एक क्रोनोलॉजी बना पाएंगे हर चीज़ में। क्या वो ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, या किसी भी चीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बैकग्राउंड। जिस दिन ये बैकग्राउंड आपको जानना आ गया, उस दिन
यूपीएससी कोई टफ एग्ज़ाम नहीं रहेगा, ठीक है, सब चीज़ हो सकता है दोस्तों। फिर चौथी चीज़ ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो सिटीज़ होती है, मेन मेन स्टेट्स होती हैं, उनमें कुछ हब्स होते हैं कि यूपीएससी करना है तो वहाँ चले जाओ, यूपीएससी करना है तो वहाँ से कोचिंग ले लो। ये सब भी ज़रूरी है, ठीक है, जो जो पास हैं वो तो कर सकते हैं, पर ये सोचिए जिसके पास फाइनेंशियली वीक हैं या कुछ भी हैं, तो उन लोगों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। तो उन लोगों के लिए बेस्ट क्राइटेरिया ये है, जो जितना हो सके मोबाइल का पॉजिटिव यूज़ करिए। मोबाइल से वो कुछ भी कर सकते हैं। यूपीएससी अगर प्रिपेयर करना शुरू करना है तो स्टार्ट मोबाइल से ही करना चाहिए। सबसे पहले यूपीएससी के बारे में सर्च करिए, उसके बारे में, उसका एग्ज़ाम कैसे होता है, प्री और मेंस के बारे में देखिए कि मेंस में कितने एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको नेट में, आजकल तो सारी पीडीएफ्स आपको नेट में मिलेंगी, हर एक बुक से लेके हर एक टीचर के लेक्चर्स तक आपको फिर यूट्यूब में मिल जाते हैं। तो आप शुरुआत तो करिए। जो लोग बोलते हैं कि हम तो गांव में हैं या हम नहीं कर सकते, तो मैं भी तो छोटे से ही गांव में हूँ। मैं भी उत्तराखंड में एक छोटे से गांव का हूँ, तो मैं भी तो कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों को बस एक जागना होगा कि भाई जब हर ड्रीम भगवान ने सबके लिए एक जैसा बनाया। अब ये मत बोलिए कि मैं गांव का हूँ या मैं शहर का हूँ तो मैं नहीं करूँगा। अगर आप गांव के हैं तो आप डबल मेहनत करिए, बट करिए, ठीक है। बस एग्ज़ाम को हार्ड मत समझिए। अब जो पांचवी चीज़ है वो है कि एनसीईआरटीज़ इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। दोस्तों एनसीईआरटीज़ भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट उसके साथ साथ साइड बुक्स भी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में आपका बेस बनता है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी भी उतनी ही बार रिपीट करनी है, लगभग 3 से 4 बार एनसीईआरटीज़ भी रिपीट करनी है। तो एनसीईआरटी रिपीट करने का तरीका ये होता है कि आपने आज एक चैप्टर पढ़ा या 2 चैप्टर पढ़े या 3 चैप्टर पढ़े या एक बुक पढ़ा, तो उसको उसी दिन सोने से पहले रिपीट कर दीजिए। और अगर उस दिन नहीं कर सकते तो नेक्स्ट मॉर्निंग तो ज़रूर करिए। तो वो आपका 2 रिपीटेशन, 2 बार आप पढ़ चुके हैं। अब आपको केवल 1 या 2 बार और पढ़ना है, वो आप कभी भी अपने टाइम के हिसाब से डिसाइड करिए। तो लोग बोलते हैं एनसीईआरटी से, केवल एनसीईआरटी से ही होता है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपको साइड बुक्स लेनी ही पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके बारे में भी आगे वीडियो में मैं जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उसमें सब चीज़ बता दूंगा कि कौन सी बुक्स हो सकती हैं, कैसी बुक्स हो सकती हैं, क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो एनसीईआरटीज़ में तो जैसे ही जिस दिन से आपने सपना देखा, 1 हफ्ता केवल यूपीएससी के बारे में पढ़िए कि क्या क्या हो चाहिए यूपीएससी के लिए, कैसा कैसा मेडिकल टेस्ट, ये सब के बारे में 1 हफ्ते तक केवल यूपीएससी के बारे में पढ़िए, ठीक है। उसके बाद सिलेबस, ठीक है, साथ में बुक्स एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स करने का सबसे बेस्ट तरीका है, कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई सा भी, क्या यूट्यूब में देख रहे हैं, क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्या मैगज़ीन पढ़ रहे हैं, या कुछ भी, आपको कोई भी एक दिन में 3 से 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकालनी है खुद से, ठीक है। स्टार्टिंग में दिक्कत होगी, बट धीरे धीरे करके आपको क्राइटेरिया आ जाएगा। जब आपने सिलेबस पढ़ा हुआ होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है। तो 4 मेन न्यूज़ निकालिए, उसका पूरा बैकग्राउंड से लेके जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे डब्ल्यूएचओ के बारे में आ रहा तो डब्ल्यूएचओ की पूरी डिटेल भी उसमें निकाल लीजिए उस न्यूज़ के ही साथ, ठीक है। तो ये तरीका इसलिए काम है, इसमें 2 चीज़ें आपके एक साथ हो रही है। एक तो आप जो करंट है वो तो पढ़ ही रहे हैं, बट उसका जो बैकग्राउंड है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी पढ़ लेंगे। तो एक साथ 2 चीज़ें। तो करंट अफेयर्स को वीकली रिवाइज ज़रूर करिए, ठीक है। नहीं तो आप केवल पढ़ते रहेंगे तो वो जब लास्ट में रिवीजन का होगा तो वो पूरा 1 साल का पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वीकली रिवाइज करके साइड करिए। तो ये बेस्ट, जो मैंने नोटिस किया है, ये बेस्ट रहता है। दोस्तों जो 6th टॉपिक आता है इस पे, वो है कि सबसे पहले कि हमारे अंदर, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ, मैं इंग्लिश में कमज़ोर हूँ, मैं पॉलिटी में, मैं ज्योग्राफी में, हिस्ट्री, इन सब से फिर हम दूर भागते हैं। ऐसा नहीं करना है, सबसे पहले उन्हीं को पकड़िए। अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर है तो इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करिए कि हमारी कैसे इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे कि जैसे एडिटोरियल्स हो गई, या
वैसे तो ज़्यादातर उनकी इंग्लिश तभी बेहतर हो जाती है जब वो लगातार बुक्स पढ़ते हैं। अब हिंदी मीडियम्स वाले जो होते हैं वो लोग पता नहीं क्यों इन चीज़ों से डरते भी हैं। बहुत सारे लोग हैं जो पहले ही सोच लेते हैं कि इंग्लिश तो बहुत अलग है। नहीं, आप पढ़ना तो शुरू करिए। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे धीरे धीरे करके आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, और हैबिट हो गई तो यूपीएससी भी कोई दूर की बात नहीं है कि हिंदी वाले ही नहीं निकाल सकते यूपीएससी, या केवल इंग्लिश वाले ही निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी वाले भी निकाल सकते हैं। बस हिंदी वालों को सबसे पहले अपनी प्रेफरेंस चेक करनी पड़ेगी कि उसमें सबसे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत किस में है। क्योंकि हिंदी वाले के लिए दिक्कत ये होती है कि वो अदर्स चीज़ों में ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश में कम। बट सबसे पहले अगर हिंदी वालों को अगर किसी चीज़ में फोकस करना होता है वो है इंग्लिश। तो स्टार्ट करिए इंग्लिश से, ठीक है। रोज 1-2 घंटे इंग्लिश को दीजिए, क्या दिक्कत है ना। और एक जो मेन चीज़ मैंने देखी है वो है एक दिन में शेड्यूल बनाना। एक टाइम टेबल बनाइए 7 घंटे का, 6 घंटे का। अगर 7 से 6 घंटे आप डेली बेसिस में पढ़ सकते हैं तो गारंटीड ये भी है कि यूपीएससी भी आपके लिए इजी एग्ज़ाम होगा और आप निकाल सकते हैं। तो और दोस्तों एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्लान बी भी होना चाहिए लाइफ में, ठीक है। पर प्लान बी वो रखें लाइफ में जो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशंस वीक होती हैं। बट जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग है मैं उनसे बोलना चाहूँगा नो प्लान बी, ओनली प्लान ए। क्योंकि केवल ए में ही फोकस करिए। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्लान बी रहेगा तो कम से कम फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, ये सो वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या। बट ये सोचिए अगर आप प्लान बी के तरफ जाएंगे, ठीक है, जॉब कर लेंगे, क्या सेटिस्फेक्शन होगा लाइफ में? इससे बेहतर है जो जो आपने इतना डेडिकेशन के साथ इतनी प्रिपरेशन करी है उसका यूज़ करिए, औरों को आगे बढ़ाइए, औरों को पढ़ाइए। क्या पता आपके पढ़ाने के बाद, आपकी गाइडेंस के बाद और लोग निकल सकें इस चीज़ में। क्योंकि हमारे हमारे देश में यही चीज़ की बहुत कमी है कि लोग आगे नहीं आते जो बड़े बड़े। क्योंकि देखिए जब लोग अपनी बेरोजगारी दिखाते हैं तो इतनी बड़ी संख्या दिखाते हैं, बट उस बेरोजगारी से निकालने में हेल्प कौन करता है? कोई भी नहीं कर रहा है हेल्प, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ अगर यूपीएससी का ड्रीम है तो केवल यूपीएससी ही रखिए, ठीक है। यूपीएससी भी निकलेगा और समाज में बहुत चेंज आएगा। सो प्लीज़, श्रेष्ठ भारत, एक भारत, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा शेयर हो सके वो करें। थैंक यू सो मच। और आगे भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए और भी वीडियोज़ आएंगी अभी, सो स्टे ट्यून। थैंक यू।